दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तिकड़ी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है। आप देख रहे हैं इस कहानी का शानदार पोस्टर। यूं तो उन पटरियों पर 20 ट्रेन रोजाना गुजरा करती हैं, मगर कुछ लोगों को आज बेसब्री से इंतजार था उस ट्रेन का। ट्रेन की विसिल। ट्रेन आ रही है टाइगर। ट्रेन का इंजन दिखने लगा है। काम स्टार्ट करो लूथर। ओके। लूथर ने उस बड़े पत्थर के पीछे झाड़ियों में छिपाई गई बैटरी को तुरंत ऑन कर दिया। पावरफुल बैटरी के ऑन होते ही धारा प्रवाहित पटरियों में प्रवाहित हो गई है टाइगर। गुड। धारा प्रवाहित होते ही रेल पटरियों का आधे किलोमीटर का हिस्सा विद्युत चुम्बक में बदल गया है। रेल ट्रैक पर छोड़ा गया ये चुंबकीय प्रभाव ट्रेन के लिए एक शक्तिशाली ब्रेक का काम करने वाला है। लेकिन अगर ट्रैक पर बिछाई गई तार की कुंडली ट्रेन के पहियों के नीचे आकर कट गई तो धारा प्रभाव खत्म हो जाएगा और ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रैक के चारों ओर जो महीन और लचीला तार लपेटा गया वो एक विशेष धातु का बना है जो दबाव पड़ने पर भी ऊष्मा पावर फैलाता तो है पर टूटता या कटता नहीं। ट्रेन कैसे रुक गई? कामयाबी। ट्रेन रुक गई। मैं ट्रेन के दूसरी ओर वाले अपने आदमियों को तैयार रहने का आदेश देता हूँ, क्योंकि अब ट्रेन के 4 डिब्बों में भरे गार्ड्स ट्रेन के रुकने का कारण जानने के लिए बाहर आने वाले हैं। इसी क्षण हमें इन पर गोलियां बरसानी हैं। जिंग जिंग जिंग। सुनियोजित हमला था। तड़ तड़ तड़। गार्ड और इंजन ड्राइवर को गोलियों से भून दिया गया। धाएं। ट्रेन पर हमारा कब्जा हो गया। हमने उधर 10 गार्डों को लाशें बिछा दी हैं, मगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन इसी ट्रैक से गुजरेगी। उससे पहले ही हमें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। डायनामाइट लाओ। लोग गोलियों में नहीं टूटा। भड़ाम। दरवाज़ा उड़ गया। तभी ट्रेन की छत पर कोई नजर आया। काँव काँव। मगर अब कुछ और भी उड़ने वाला है। काँव। तुम शैतानों के इरादों की चिता का धुआं। उड़ने वाली बला। इस नरसंहार की सज़ा मौत से कम नहीं होगी। ओह! मौत के शोले चलने का स्वर मुझे इधर आने पर मजबूर कर दिया। काँव काँव। तुम खुद को इंसान कैसे कहते हो? क्योंकि ये काम तो पशुता से भी भरा है। मगर कुछ पशु दबे पांव शिकार करते हैं। काँव काँव। बिल्ली से उलझने पर कौवे तो जीत नहीं सकते, और अगर मिलती है तो वो होती है मौत। काँव। सिर्फ मौत। क्रोध से सुर्ख हो उठी थी कांगा की आंखें। काँव 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 लगाकर वार करने लगी बिल्ली शेर की तरह गरज रही है। काँव काँव। चुस्ती फुर्ती में भी बिल्ली कांगा से 19 नहीं थी। कितने दिनों से इस मिशन पर काम कर रही हूँ। अब मिशन की असफलता मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, और तू मेरे मिशन की असफलता का कारण बन रही है बेवकूफ़ लड़की। आप हट जाइए मैडम, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टाइगर जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। दूसरी ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। अब तो मुझसे नहीं बच सकती मैडम। लेकिन चेहरे पर ही नहीं हाथों में भी अंगारे लिए तैयार खड़ी थी कांगा। ये शोले तुम्हें झुलसाने के लिए काफ़ी हैं दरिंदे। बिल्ली पहुंच चुकी थी बीच वाले कंपार्टमेंट में। अरे ये क्या? ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है? करोड़ों के खजाने का बॉक्स कहाँ गया? इसका मतलब वो खजाना इस ट्रेन से भेजा ही नहीं गया जिसे लूटने के लिए हमने ये मिशन तैयार किया था। मेरे साथ धोखा हो गया। खजाना इस ट्रेन से क्यों नहीं भेजा गया ये तो मैं पता ही लगा लूँगी, मगर पहले तुझे अपना रास्ता काटने का दंड जरूर दूंगी। मगर जब तक वह अपने आप को संभालती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओह! बिल्ली मुझे यहाँ बांध कर चली गई। दूर से किसी ट्रेन की विसल सुनाई पड़ रही है। यानी एक और ट्रेन इस पटरी पर चली आ रही है। नो
होने वाला था, उसकी आशंका से थर्रा उठी थी कांगा। ट्रेन दिखाई देने लगी थी। ट्रेन आ पहुंची है और शायद अभी तक इंजन के ड्राइवर ने इस ट्रेन को नहीं देखा है, अन्यथा ट्रेन रुकनी शुरू हो जाती। उस ट्रेन को रोकना होगा या फिर इस ट्रेन को चलाना होगा, अन्यथा मेरे साथ साथ यात्री ट्रेन के सैकड़ों यात्री भी मारे जाएंगे। अचानक उसकी तीक्ष्ण निगाहें उन पटरियों पर स्थिर हो गईं। ये क्या, रेल ट्रैक पर यह तार कैसी लिपटी हुई है? भारतीय रेल पटरी पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। कांगा अवनुष से मिली शक्ति के कारण आधुनिक विज्ञान से परिचित है, या फिर रेल पटरियों को विद्युत चुम्बक में बदल दिया गया। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब इस ट्रेन को जबरदस्ती रुकना पड़ा है। ट्रेन मोशन में ही खड़ी है, बस ज़रूरत है कि इस ब्रेक को हटाने की। कड़ाक, कांगा ने उस महीन तार को तोड़ डाला और यह देखकर उसकी आंखों में तीव्र चमक आ गई। धारा प्रवाह हटते ही रेल पटरी पर मौजूद चुंबकीय प्रभाव खत्म हो गया और ट्रेन चल पड़ी। हे भगवान, आगे एक और ट्रेन मौजूद है। एक भयानक दुर्घटना टल गई, लेकिन इस दुर्घटना को रोकना भी तो जरूरी है। इस ट्रेन के ड्राइवर की लाश मैं ट्रेन में देख चुकी हूँ। ट्रक रुकेगी कैसे ट्रेन? वह भयानक प्रश्न कांगा के सामने अभी भी मुंह बाए खड़ा था। ट्रेन अब गति पकड़ चुकी थी। लगता है अब मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि इस ट्रेन को अब रोका नहीं जा सकेगा और ये दुर्घटना होकर रहेगी। और आश्चर्य, अरे ट्रेन रुक रही है। ट्रेन को किसने रोका? काऊ? ऊपर से एक आवाज़ आई, मैंने, लोमड़ी ने। मैं उस वक्त इंजन पर ही पहुंच चुकी थी जब ट्रेन ने अभी पटरी पर फिसलना ही शुरू किया था। कौन है ये लोमड़ी? अब यहाँ से चलें, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ फोर्स पहुंचने वाली है। मैं सेल्यूअर पर पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। बैठो, घबराओ नहीं, मुझे अपना दोस्त समझो। काऊ, इसने मेरी जान बचाई, इस पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता है। कांगा के बैठते ही लोमड़ी ने कार आगे बढ़ा दी। तुम कुछ बोलने के स्थान पर कौवे की भाषा में काऊ क्यों कर रही हो? काऊ, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकती। विचित्र भाव आते चले गए थे लोमड़ी की आंखों में। ओह, क्या तुम मेरी भाषा में बात नहीं कर सकती? काऊ, मैं तुम्हारी तरह बोल नहीं सकती। कांगा ने इनकार में सिर हिलाया। लोमड़ी को यह समझते देर न लगे कि इसका इनकार में सिर हिलाना ये साबित कर रहा है कि ये मेरी बातें समझ तो सकती है, पर मेरी तरह बोल नहीं सकती। ये मुझे कहाँ ले जा रही है? आश्चर्यजनक लड़की है ये। तब कांगा की खुद को व्यवस्थित कर चुकी थी। फिर जल्दी होटल के उस कमरे में संबोधन के लिए मजबूरन मुझे तुम्हें अपने दिए नाम से बुलाना होगा। मैं तुम्हें क्रोगल कहूँगी। अपना नाम न बता पाने की व्यवस्था तो मुझे जीवन भर रहेगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर क्यों आई हूँ, मगर उसके लिए मैं तुम्हें पहले और बहुत कुछ बताना होगा। कांगा उसकी बातें सुनने के लिए तैयार थी। राजा मान सिंह आमेर रियायत के राजा थे। रियायतें ख़त्म होने के बाद अपनी आकुम संपत्ति और खजाने की फिक्र उन्हें घुन की तरह खाने लगी थी, क्योंकि चर्चा थी कि ऐसे खजाने का सरकार अधिग्रहण करेगी। इन अफवाहों के चलते राजा मान सिंह ने अपने अनमोल खजाने को गुप्त तहखाने में भूमिगत कर दिया, ताकि सरकार उस तक न पहुंच पाए। मगर आधुनिक यंत्रों के जरिए जब राजा मान सिंह के किले की खोजबीन की हुई, तो गुप्त तहखानों में छिपा खजाना उनकी निगाहों में आने से न बच सका। यह सुनकर राजा मान सिंह को जबरदस्त आघात हुआ। वकीलों की सलाह पर उन्होंने न्यायालय में अपील की कि खजाने का अधिग्रहण फिलहाल रोक दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? राजा मान सिंह केस हार गए। खजाने पर सरकार का कब्जा हो गया। नहीं, यह खजाना सबके लिए मौत साबित होगा, क्योंकि मैंने खजाने में एक विषाणु बम छिपा दिया है और इतने आकर्षण और कीमती पात्र के रूप में छिपाया है कि
उसे खोलकर अवश्य देखा जाएगा, जिसके खुलते विषाणु आनंद हो जाएंगे और महामारी के रूप में पूरे नगर में प्रलय मचा देंगे। खजाने को सरकारी आदमियों ने आम म्यूजियम में एक प्रदर्शनी के लिए पहुंचाया था और महल से निकलकर ट्रेन में पहुंचा दिया गया, मगर ये सिर्फ नाटक था, क्योंकि ना जाने कैसे पुलिस को ये भनक लग गई थी कि खजाना लुटेरों की कोशिश की जाने वाली, इसलिए ऐन वक्त पर खजाने को भेज दे जाने का जरिया बदल दिया गया। खजाना अब ट्रेन से नहीं भेजा जा रहा है, खजाना एक हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया गया। इसकी सूचना राजा साहब को भी दे दी गई थी। ट्रेन को इस खजाने के भ्रम के साथ रवाना किया गया था कि ताकि अगर कोई ट्रेन लूटने की चेष्टा करे तो लुटेरों को पता न लग सके और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सके। इधर खजाना भेजे जाने की तैयारियां चल रही थीं और इधर राजा मानसिंह के मस्तिष्क में खलबली मची थी। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने स्वार्थ के लिए मुझे सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से खेलने का कोई हक नहीं। इसी गिलानी से क्षुब्ध होकर जब पागलों के समान अपना सिर दीवारों पर पटक रहे थे दादाजी, तो उसी वक्त उनकी पोती उनका शहर से अपनी दूसरी शहर से अपनी पढ़ाई समाप्त कर महल में लौट रही थी। अलका रो रो के उसे सब कुछ बताते चले गए, जिसे सुनने के बाद वह भड़क उठी। दादाजी, आप ऐसा कैसा करेंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं प्रायश्चित करूँगा बेटी, मैं अभी पुलिस को सारी हकीकत बता दूंगा। ट्रेन अभी चली नहीं होगी। नहीं, अलका चीख पड़ी, अगर पुलिस तक यह बात पहुंची तो आपको जेल हो जाएगी। मैं अपने दादाजी को नहीं खोना चाहती। मेरे पास एक योजना है दादाजी, अगर हम उस विषाणु बम को उस खजाने से चुरा लें तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। मगर ये कैसे होगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं एक ऐसी शख्स को जानती हूँ जो यह काम कर सकती है और वह शख्स है लोमड़ी। इतना सा बताने के बाद लोमड़ी खामोश हो गई। फिर कांगा के चेहरे पर आ जा रहे भाव को ध्यानपूर्वक पढ़ती हुई कह उठी, अब तुम यही जानना चाहोगी ना कि लोमड़ी कौन है? तो जान लो, लोमड़ी अलका ही है, राजा मानसिंह की पोती, जो अपने दादा से बहुत प्यार करती है। मुझे कुछ देर पूर्व तक बिल्कुल भी यह नहीं मालूम था कि खजाना उस ट्रेन में नहीं भेजा जा रहा। यह बात मुझे कुछ देर पूर्व पेजर पर दादाजी के जरिए पता चली। कांगा ने ध्यान से एक एक शब्द सुन रही थी। क्रोगर्ल, लुटेरों से तुम्हारी सूझबूझ भरी लड़ाई देखकर मुझे लगा कि तुम इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। बोलो, तुम मेरी मदद करोगी ना? तुम उस विषाणु बम को हासिल करोगी ना? क्रोगर्ल, हाँ कहो, क्योंकि तुम्हें विलक्षण प्रतिभा है। तुम भी मेरी दादाजी को बचा सकती हो। तुम्हें खजाने से विषाणु बम को हासिल करना ही होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि खजाना कहाँ किस अवस्था में है। काँव, प्रायश्चित से बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कांगा लोमड़ी के साथ वहां पहुंच चुकी थी। ये है वो म्यूजियम जिसमें तुम्हें अकेले प्रवेश करना है। ये ईयरफोन तुम अपने कान में लगा लो, इसके जरिए मैं तुमसे कांटेक्ट बनाए रखूंगी। म्यूजियम के चारों ओर सख्त पहरा है, मगर छत पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं के बराबर है। तुम उड़ोगी, वहीं चीर के बाज के होने का भ्रम पैदा करोगी। डायमंड द्वार छत के विशाल गुंबद का कांच काट कर तुम अंदर प्रवेश करोगी। अब तुम एक विशाल क्रिस्टल के सामने होगी। कांगा अंदर प्रवेश कर चुकी थी। क्रिस्टल इमेज में प्रवेश के लिए तुम आगे बढ़ोगी। तुम भीतर प्रवेश करोगी, दरवाज़ा बेआवाज बंद हो जाएगा। अब कुछ रहस्य से भरा क्यों लग रहा है? आगे बढ़ो। अब यहाँ से तुम्हें सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं चीरकर खजाने तक पहुँचना होगा, क्योंकि तुम्हारे क्रिस्टल में प्रवेश के साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय हो उठी होंगी। ध्यान रहे, ये सुरक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल आधुनिक विज्ञान पर आधारित हैं। इनमें किसी भी जीवित प्राणी से तुम्हारा सामना नहीं होगा। जैसे अब तुम एक मैच बॉक्स के सामने खड़ी हो।
मैच बॉक्स को ठीक वैसे ही खींचकर खोलो जैसे कि आमतौर पर माचिस की डिब्बी को खोला जाता है। इसमें प्रवेश करने के बाद जब तुम किस किस तरह की मुसीबत का शिकार बनोगी ये मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ उन सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में तुम्हें बता सकती हूँ जिनसे तुम्हारा सामना होगा। इस मैच बॉक्स में प्रवेश के बाद ही मैं जान पाऊंगी कि मेरा सामना अब किस मुसीबत से होगा। कांगा अब मैच बॉक्स के अंदर आ पहुंची थी। इस समय मैं मैच बॉक्स में वहाँ हूँ जहाँ तीलियाँ रखी होती हैं। तीलियों का आकार मैच बॉक्स के अनुपात में काफ़ी बड़ा है, मगर इसका यहाँ क्या प्रयोग हो सकता है? ओह, यह क्या तीव्र प्रकाश! हाँ, और ये तीव्र प्रकाश फास्मो का है जो तेरी जिंदगी के उजाले को अंधकार में बदलने आया है। नहीं पहचाना न मुझे, जल्दी पहचान जाएगी। फास्मो पलट कर भागा और तभी कांगा के मस्तिष्क में जैसे बिजली सी कौंध गई। ओह, मैं इसे पहचान गई। ये ओह नहीं, ये नहीं हो सकता, उधर ही जा रहा है ये। लेकिन दूसरे ही पल वह बिजली की तरह हवा में लपलपाया। मुझे इधर जाने से तू रोक नहीं सकेगी। तड़ाक! हर हाल में रोकूंगी। बस मैच स्टिक को एक झटका देने की ज़रूरत है। सचमुच कांगा उस फास्मो को रोकने में कामयाब हुई क्योंकि उसी मैच स्टिक ने उसकी राह रोक ली थी। मगर अपने रास्ते की बाधा उस स्टिक को हटाकर फास्मो पुनः मैच स्टिकों के अग्रभाग की ओर भाग खड़ा हुआ। अब थोड़ी देर में मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा लड़की। अगर ये वहाँ तक पहुँच गया तो निश्चित रूप से होगी वही जो ये चाहेगा। तीलियों को पकड़कर हवा में झूलती चली गई कांगा। काँव काँव, तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी फास्मो। कांगा की शक्तिशाली दबोच से न बच सका फास्मो। एक न फास्मो, रुक जा। कांगा की टांगों के जबरदस्त झटके के फास्मो फर्श पर आ लगा। अपनी संपूर्ण शक्ति संजोकर कांगा इस बार पुनः हवा में लहराई। इस बार कांगा भागकर मैच स्टिक के अग्रभाग तक आ पहुंची। माचिस से बाहर जाने के लिए स्टिक बॉक्स को बाहर की ओर धकेला ना जरूरी था। कामयाब रही कांगा। ओह, फास्मो भी आ पहुंचा। इधर हवा में लहराकर ऊंची उठी कांगा। अब मैं उसे नहीं रोक सकती। दूसरे पल फास्मो मैच स्टिक से टकराकर झनाक उठा और आग का जबरदस्त बवंडर सा कांगा की तरफ लहराया, मगर वह सुरक्षित बाहर उछल चुकी थी। ओह, मैं बाल बाल बच गई। काँव काँव, दरअसल फास्मो लाल फास्फोरस का लेप अपने शरीर पर लगाया था, जबकि माचिस की तीलियों का सामने मसाला बना होता है फास्टोरियम फॉरेस्ट का। इन दोनों के घर्षण के फलस्वरूप तीली आग पकड़ लेती है और वही हुआ जब फास्फो तीलियों के अग्रभाग से टकराया। काँव काँव, माचिस से बाहर आ चुकी थी अब कांगा। काँव काँव, ना जाने अभी ऐसी कितनी व्यवस्थाएं मुझ पर पार करनी होंगी। काँव काँव। काँव काँव ध्वनि लोमड़ी के लिए संकेत थी। तभी वहाँ गूंज उठी लोमड़ी की आवाज़। मुबारक हो कोगल, तुमने प्रथम सुरक्षा व्यवस्था को भेद डाला है। अब तुम्हारे ठीक सामने एक और नई व्यवस्था है जो मैग्नेटो किलर खोलो के नाम से है। कांगा की निगाहें विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई थी। फर्श पर लिखे इस शब्द खोले का क्या अर्थ हो सकता है? सक्रिय हो चुका था कांगा का मस्तिष्क। खोले, इस शब्द में कुछ गलती है। सही शब्द खोल या खोलो होना चाहिए। अगर ये शब्द खोल है तो मुझे खोले के ले के ऊपर से एक मात्रा हटाकर इस खाली खूंटी पर टांगना होगा। लेकिन अगर ये शब्द खोले है तो मुझे इस खूंटी में से इस नकली सिर के उतारकर खोले के ले शब्द के ऊपर लगाना होगा बिंदी के रूप में। और अगर ये शब्द खोलो है तो मुझे इस पुतले को खोले के ले के आगे आ की मात्रा के रूप में लगाना होगा। अब ये कैसे पता लगे कि सही शब्द क्या है? खोल शब्द में समझता झलकती है।
खोले के निवेदन से कर्ता प्रतीत होती है, जिसके आगे कृपया लगाना चाहिए, यानी कृपया खोलें। यानी कि सही शब्द है खोलो, जो आदेशात्मक पुट लिए हुए है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे इस पुतले को आ की मात्रा के रूप में लगाना होगा और उस पुतले को उठाकर जैसे गजब कर दिया कांगा ने। हॉल के दो दरवाजों से निकल आए दो मैग्नेटिक किलर और गूंज उठे वे स्वर। शब्द खोले की ओर बढ़ते कांगा के कदम ठिठक गए। ओह नहीं, ये दोनों तेजी के साथ विपरीत दिशाओं से मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। अचानक चीते की फुर्ती के साथ कांगा दोनों मैग्नेटिक किलर रास्ते से हट गई। इन दोनों का उद्देश्य मेरी समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक किलर तीव्र गति के साथ आमने सामने से आ मिले। अगर इस समय मैं इनके बीच फंस जाती तो मेरी पुदीने से भी ज़्यादा बारीक चटनी पिस जाती। और अब मैं जल्दी से इस शब्द को पूरा कर दूं। मगर यह काम इतना आसान भी ना था कि जितना कि वह सोच रही थी। ओह नहीं, मैग्नेटिक किलर तेजी के साथ एक बार फिर मेरी ओर आ रहे हैं। एक बार फिर जबरदस्त फुर्ती से बच निकली कांगा, मगर इस हड़बड़ाहट में उसके हाथ से छूट गया वह पुतला। ओ नहीं, वह पुतला मेरे हाथों से छूट गया। इसके प्रयोग के रूप में किलर किलर ये पलट कर फिर आ रही है और इसके बीच फंसने का अर्थ है सीधे सीधे मेरी मौत ही होगा। इस प्रकार उछल उछल कर मैं कब तक इनके शिकंजे में फंसने से बचती रहूँगी। मुझे इन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस मुसीबत से बचने के लिए मुझे उस शब्द को पूरा करना होगा, लेकिन उस पुतले के नष्ट हो जाने के कारण ये अब कैसे होगा। उफ, सूझ गई तरकीब मुझे इन मैग्नेटिक किलर से बचाव की। इसमें खतरा तो है, मगर ये खतरा उठाना जरूरी है। द्रुत वेग के साथ दूसरा मैग्नेटिक किलर उस मैग्नेट किलर की ओर बढ़ा जिसके सीने पर झूल रही थी कांगा। क्या करने जा रही थी कांगा, क्योंकि मौत उससे चंद छड़ों की दूरी पर रह गई थी। आओ शैतानों, बढ़ो आगे। फिर उस क्षण अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर कांगा ने उस मैग्नेटिक किलर की दिशा परिवर्तन कर दी। तुम्हें दूर करने के लिए मुझे अपने वाले मैग्नेटिक किलर की दिशा परिवर्तन करनी होगी। सामने वाला मैग्नेटिक किलर तेजी के साथ वहां तक आ पहुंचा। दूसरे ही पल निकट आए मैग्नेटिक किलर इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ पीछे उछला मानो उसे विद्युत का शक्तिशाली झटका लगा हो। उछलकर पीछे की दीवार में धंस गया वह मैग्नेटो। निसंदेह उस तीव्र गति प्रदान करने वाली बैटरी भी नष्ट हो चुकी थी। आंखों में सफलता की अद्भुत चमक लिए कांगा ने फर्श पर छलांग लगा दी और मेरी तरकीब कामयाब रही। ठीक समय पर यह बात मेरे मस्तिष्क में सक्रिय हुई कि मैग्नेटिक किलर दरअसल दो चुम्बकें हैं और किसी भी चुम्बक के नॉर्थ एंड पोल और साउथ एस्ट पोल ही आपस में चिपक सकते हैं, जबकि अगर नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से साउथ पोल आमने सामने हो तो चुम्बकें एक दूसरे से दूर भागती हैं। मैंने भी वही किया। मैंने मैग्नेटिक किलर की दिशा परिवर्तन करके उनके नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेटिक किलर के नॉर्थ के आगे कर दिया। एक मैग्नेटिक किलर झटके से पीछे हटता नष्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ लगने वाली मात्रा नष्ट हो चुकी है, इसलिए आ की मात्रा के रूप में क्यों ना मैं खुद यहाँ लेट जाऊं। और वह पूरा शब्द खोले लिफ्ट के समय नीचे धंसती चली गई। ओह, इसका मतलब मात्रा व पुतला नहीं बल्कि मैं खुद थी। ये शब्द मेरी यहाँ उपस्थिति से ही पूरा होना था, अन्यथा मैं ऊपर ही रह जाती। एक और सुरक्षा व्यवस्था को भेज चुकी थी कांगा। काम करके सफलता की सूचना भी वह लोमड़ी को संकेत के रूप में भेज चुकी थी। जवाब में लोमड़ी की आवाज़ कांगा के कानों में गूंज उठी। वेरी गुड क्रोगल, मुझे मालूम था कि यह व्यवस्था भी तुम्हारा रास्ता न रोक सकेगी और अब कुछ ही देर में तुम्हारा सामना होने वाला है। एक और सुरक्षा व्यवस्था पिस्का लेथ से एक झटके के साथ बंद हो गया। उस छिद्र पर लगा ढक्कन किसी तरल में आ गिरी थी कांगा, पेट्रोल की गंध। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि इस समय मैं पेट्रोल टैंक में हूँ। मगर क्यों? कैसी व्यवस्था है ये?
यह पेट्रोल का होना किस बात की तरफ संकेत कर रहा है? कुछ सोचते सोचते सेंध गई कांगा। उफ, अगर इस पेट्रोल में आग लगा दी जाए तो मैं भी नहीं बचूंगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मगर कैसे? और ये सुर कैसा आना शुरू हो गया है? गर्र, तीव्र घबराहट शुरू हो गई थी वहाँ। ये घरघराहट तल की ओर से आ रही है, जैसे कोई इंजन घरघरा रहा हो। उफ, इंजन में किसी इंजन के पेट्रोल टैंक में हूँ। लोमड़ी कह रही थी कि ये पिस्टल डेथ है, यानी कि यहाँ मुझे आग का भय नहीं होना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे अपने मस्तिष्क में पेट्रोल चिप द्वारा किसी इंजन की कार्य प्रणाली को समझना होगा कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि तभी मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकूंगी। अन्यथा पेट्रोल की तीव्र गंध ही यहाँ मेरा दम घोंट देगी। यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है। कांगा के मस्तिष्क में ये माइक्रोचिप्स अबनूस द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि कांगा लोक का विख्यात वैज्ञानिक था। कांगा के मस्तिष्क में खिंचता चला गया इंजन की कार्यप्रणाली का चित्र। ये है एक इंजन की कार्यप्रणाली का स्वरूप, और इस समय मैं पेट्रोल टैंक में हूँ, यानी मुझे यहाँ से निकलने के लिए पहले टी तक पहुँचना होगा, जहाँ से पेट्रोल को कार्बोरेटर में जाने के लिए खोला जाता है। कार्बोरेटर इंजन में जाने वाला पेट्रोल की मात्रा तय करती है। टी के नीचे लगे इस ट्रांसपेरेंट पाइप में होती हुई मैं कार्बोरेटर में पहुंच जाऊंगी, जहां से सिलेंडर में जाने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पहुंचकर मेरी एक राह रोक लेगा ये विशालकाय पिस्टल, जो कि इतनी तीव्रता के साथ ऊपर नीचे हो रहा है कि इसके नीचे से हवा भी गुजरेगी तो शायद उसकी भी चटनी बन जाए। इस स्पॉट को ही पिस्टन डेथ का नाम दिया गया है। यह ऑक्सीजन की बेहद कमी है। यहाँ मेरे लिए अधिक समय तक रुकना नामुमकिन होगा, जबकि पिस्टन की तीव्र गति के कारण मेरे लिए यहाँ से निकलना असंभव है। पिस्टन तभी रुकेगा जब या तो टंकी का पेट्रोल खत्म हो जाए, या फिर ऊपर दिखाई पड़ने वाले स्पार्क प्लग का पॉइंट सिलेंडर की इन दीवारों का सहारा लेकर ऊपर पहुंचकर तोड़ दिया जाए। उस पॉइंट को तोड़ने में कांगा को सख्त मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन वह कामयाब रही थी। स्पार्क प्लग को पॉइंट टूटने के साथ ही इंजन बंद हो गया और पिस्टन की गति कम हो रही है। कुछ ही देर में पूरी तरह से रुक चुका था पिस्टन। अब मैं इसके ऊपर से आसानी से गुजर सकती हूँ। ये हॉल निश्चित रूप से साइलेंसर का है, यानी इंजन में फूंके हुए इंजन के धुएं के निकलने का। साइलेंसर के इस लंबे पाइप से होकर मैं आराम से बाहर निकल सकती हूँ। प्रसन्नता से काँव काँव चीख उठी कांगा। काँव काँव, मैंने तो तीसरी सुरक्षा व्यवस्था भी पार कर ली। मुबारक हो क्रोगल। लोमड़ी की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। अब तुम जिस सुरक्षा व्यवस्था में प्रवेश कर चुकी हो उसका नाम है फ्लाइट ट्रेवर, यानी उड़ती मौत, जो तुम्हारे वहाँ प्रवेश के 15 सेकंड के पश्चात सक्रिय हो जाएगी। दूसरी पल कांगा की आंखें आश्चर्य के साथ फैलती चली गईं। कक्ष हीटर में परिवर्तित हो रहा है। एलिमेंटम के सुर्ख होने के साथ साथ भीषण रूप में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन समस्या केवल वहाँ तक नहीं थी। अचानक ही शोले के समान दहक उठी थी आकृति भी। कुछ गड़बड़ शुरू होने वाली है। देखता स्प्रिंग एक झटके से उछलकर कांगा की ओर झपटा। ये मेरे जिस्म को फंसाकर मुझे जलाना चाहता है। एक बार भी मैं इसके शिकंजे में फंसने का मतलब है झुलसती मौत। मगर यह गर्मी और बढ़ती जा रही है। ये भी पीछा नहीं छोड़ रहा। दोनों तरफ मौत नज़र आ रही है। फ्लाइट टेम्पर की कार्यविधि को समझने के लिए मुझे बिजली के नियमों को जानना होगा, क्योंकि हीटर के लिए बिजली का ही उपयोग हो रहा है। कांगा के मस्तिष्क में पेट्रोल चिप से उसे ये जानकारी उपलब्ध हो रही थी। ओह,
तब तो इससे निपटना शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। ऐन वक्त पर कांगा ने अपनी दिशा बदली। देखती स्प्रिंग के रूप में फ्लाई ट्रैपर पुनः उस पर झपटा। इस बार मैं तुम्हारी मौत के लिए प्रयत्नशील हूँ। और फ्लाई ट्रैपर आ टकराए हीटर एलिमेंट से। क्र शक्तिशाली विस्फोट हुआ, सैकड़ों चिंगारियाँ छूटी। इसी के साथ स्प्रिंग आकृति धम से नीचे गिर पड़ी और आश्चर्यजनक रूप से सुर्ख हुई एलिमेंटर भी ठंडे पड़ने चले गए। मैं जानती थी कि जैसे फ्लाई ट्रैपर हीटिंग एलिमेंटर से टकराएगा शॉर्ट सर्किट होगा और इस पूरे सिस्टम की बिजली फ्यूज उड़ने के कारण फेल हो जाएगी। चारों ओर की दीवारों पर लगे एलिमेंट्स ठंडे पड़ते चले गए और सरक गई एक दूसरी पूरी दीवार। कांव लोमड़ी को अपनी सफलता की सूचना दे रही थी। कांगा लोमड़ी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। अब तुम खजाने के निकट हो कोगर्ल, बिल्कुल निकट। देखो, निगाहें उठाकर सामने देखो। यही है वो खजाना जिसमें से तुम्हें कुल 7 बड़े हीरे लेकर आने हैं, क्योंकि उन्हीं में से हीरे जैसी एक आकृति में ही वो विषाणु बम मौजूद हैं जिसे इतनी आसान रूप दिया गया है। उसे पहचानना तुम्हारे लिए मुश्किल है। जल्दी करो क्रोगल, इस पूरे खजाने में से 7 बड़े हीरे निकाल कर अपने बैग में भर लो। एक एक करके उन बक्सों में से 7 बड़े बड़े हीरे वह ढूंढती चली गई। हीरों को बैग में डालने के बाद वह कोबाई, मुझे उम्मीद है कि तुमने वे हीरे अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब यहाँ से निकलो, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा इस स्थान पर रहने से 11वें मिनट में यह मौजूद व्यक्ति गोली वर्षा से लाशों में बदल जाता है। भागो क्रोगल। ओह, दीवार वाला रास्ता बंद हो रहा है। लेकिन समय रहते उस दीवार के रास्ते से वह बाहर निकल गई। रास्ता पीछे से बंद हो गया। सफलता। अब उसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना था जहाँ से निकलते ही गोलियाँ उसकी तरफ झपट पड़ी। ओह, पुलिस मेरे स्वागत के लिए यहाँ मौजूद है। शायद इन्हें खजाने की चोरी का पता चल गया है, मगर मैं भी इनसे बचने के लिए तैयार हूँ। चोर एक लड़की निकली और उड़कर गोलियों से बच निकली, जबकि कांगा इमारत के पिछवाड़े की ओर से उस वह कार की ओर दौड़ी जा रही थी। जल्दी करो क्रोगल, पुलिस यहाँ भी पहुँचनी होगी। कांव कांव, अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। कांगा के कार में बैठते ही लोमड़ी कार को तूफान की तरह भगाती ले गई। भयानक चमक थी लोमड़ी की आंखों में। वेल डन, मैं जानती थी कि तुम जरूर सफल हो जाओगे क्रोगल। जानती हो इन हीरों की कीमत कितनी है? मैं जानती हूँ कि तुम नहीं जानती। सुनो, इन हीरों की कीमत उस सारे खजाने में से अधिक है जिसे तुम अंदर ही छोड़ आई हो क्रोगल। कांव, लेकिन वो विषाणु बम? तुम शायद ये जानना चाहती हो कि विषाणु बम इसमें से कौन सा है। इसका जवाब तुम्हें राजा साहब देंगे। उफ, धोखा। मगर धोखा तो अब हो चुका था। बेहोश होकर लुढ़क चुकी थी कांगा। मैं अपने असली रूप में आऊँगी तो उछल पड़ेगी क्रोगल, और तब छपाक। क्रोगल, ये है राजा साहब। अपने खजाने के बहुमूल्य हीरो के विषाणु बम वाली झूठी कहानी गढ़कर तुम्हारी मदद से हासिल करने की स्कीम इन्हीं की थी। दरअसल पहले बिल्ली की मदद से वह खजाना लूटने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला ट्रेन में खजाना भेजा ही नहीं गया और तभी तुमने बिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तुम्हारे तेवर देखकर बिल्ली को लगा कि उस खजाने को तुम उन्हें लाकर दे सकती हो। यह सोचकर बिल्ली तुम्हें लोमड़ी बनकर मिली। तुम्हारी जान बचाई झूठी कहानी तुम्हें सुनाकर तुम्हें विषाणु बम हासिल करने के लिए उकसाकर सुरक्षा व्यवस्था भेद कर खजाना लाने भेज दिया। खजाने की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मिस्टर कुलकर्णी ने हमें बता दिया था कि मिस्टर कुलकर्णी सुरक्षा इंचार्ज हैं। वो अलार्म में खोल दिया गया तो चक्रू में प्रवेश करने पर बनना था, इसलिए किसी को नहीं पता चला कि अंदर चोरी हो रही है। लेकिन बाद में अलार्म ठीक कर लिया गया, मगर तब तक तुम हीरे हासिल कर चुकी थी।
और अब हमारा साथ देने वालों को मिलेगा आश्चर्यजनक इनाम जो राजा साहब उन्हें देंगे, और वह इनाम होगा सबके लिए मौत। ताबड़तोड़ फायर करते चले गए राजा साहब। एक एक करके लाश में बदल गए वहाँ मौजूद राजेदार। तुम्हें हम गोली नहीं मारेंगे क्योंकि तुमने हमें हीरे लाकर दिए हैं। अपने इस किले को हम आग लगाकर विमान से यहाँ से निकल जाएंगे। सब समझेंगे राजा साहब और उनकी सेक्रेटरी इस आग में जल मरे। क्यों रीटा डार्लिंग, ठीक है ना? तुम भी इसी आग में जल मरोगी और तुम्हारी मौत के साथ हमारे सारे राजदार खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ राजा साहब और बिजली उर्फ रीटा भी बाहर निकल गए। कर्कश स्वर में चीख उठी कांगा। हा हा हा, मौत के भय से चीख रही है क्रोगल। लेकिन यूं ही नहीं चीख रही थी वो, कांव कांव। उन चीखों में से एक आदेश था उन कौवों के लिए जो आकाश में विचर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में कौवे वहां आ पहुंचे थे, जिनके आगे वह कांगा के बंधन कच्चे धागे की तरह टूटकर बिखर रहे थे। विमान दौड़ पड़ा हवाई पट्टी पर और अचानक आतंक से फट पड़ी राजा साहब और बिल्ली की आंखें। अरे, हवाई पट्टी पर इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? कौवे की उस दीवार को भेदना मुश्किल था। विमान संभालिए राजा साहब, आपने उस कच्ची जमीन पर उतार दिया है। उफ! अभिनंतर विमान पेड़ से टकराते से न बच सका। कूदो! मौत की कालिक चेहरे पर लिए खड़ी थी कांगा। कांव कांव, धोखेबाजी की सजा पाए बिना कैसे चले जाओगे हत्यारों? कांव कांव, तुम्हारी सजा भी तुम्हारे गुनाहों की तरह भयानक होगी। कांव कांव। दहशत से पीली पड़ गई रीटा। कांप उठे राजा साहब कांगा के तेवर देखकर। तुम्हें विमान में उड़ाने का शौक था ना? कांव कांव, अब मैं तुम्हें उसी विमान में लेकर चलूंगी जिसमें लगी आग कांव कांव पेट्रोल टैंक तक पहुंचने वाली होगी। उसके बाद जो धमाका होगा तुम्हारी जिंदगियों को मौत में बदलकर तुम्हारी आत्माओं को आकाश में उड़ा ले जाएगा। सचमुच कांगा ने उन्हें भयानक मौत दी थी उनके गुनाहों की। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कांगा की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक कहानी। कल फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।